ज़िंदगी ऐसे ना जियो कि लोग फरियाद करें, बल्कि ऐसी ज़िंदगी जियो कि लोग तुम्हें फिर याद करें। ज़िंदगी ऐसी ना जियो कि लोग फरियाद करें, बल्कि ज़िंदगी ऐसी जियो कि लोग तुम्हें फिर से याद करें। तो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। और आप आज जो अपना सेशन रहने वाला है वो आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। आरएस प्री के पेपर के बारे में हम डिस्कस करने वाले, जिसमें राजस्थान जीके के बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो राजस्थान जीके के जो टॉप लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, सीधे पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, ये आ गया। बिल्कुल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ये इंडिया लेवल का एक सवाल आ गया था सबसे पहले, फिर राजस्थान है, तो ये इंडिया लेवल का देख ही लेते हैं। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषीय आधार पर किया गया था। दूसरा, 1948 में कांग्रेस के भाषीय आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो दो कथन दिए हुए, आपको अब सत्य कथन का चुनाव करना है, नीचे कूट दिए हुए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ए भी सत्य है और बी भी सत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, दोनों ही सत्य हो जाएंगे। ठीक है, ए वाला भी राइट है, बी वाला भी राइट है, तो आपके दोनों ही ए और बी दोनों ही आपके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगले क्वेश्चन की ओर चलते। देखो अगला ये अपना राजस्थान जीके का क्वेश्चन आ गया, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल था यार, शानदार सवाल था, ज़बरदस्त सवाल था। निम्नलिखित में से किस स्थल पर शासक मिनांडर के 16 सिक्के आपको प्राप्त हुए थे, यानी 16 सिक्के जो प्राप्त हुए थे वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए मिनांडर को, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो प्राप्त हुए थे बेराट सभ्यता से हुए थे। कहाँ से हुए थे, बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बेराट की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने करी थी। ठीक है, और बेराट सभ्यता जयपुर के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है, इसका प्राचीन नाम जो था वो विराट नगर था। ठीक है, प्राचीन नाम क्या था इसका, विराट नगर था। इसके अलावा देखो बेराट सभ्यता से गोल मठ भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, और मौर्य जो शासक है उनके सिक्के भी प्राप्त हुए, और उनकी जो, ठीक है, और बेराट से ही अपने को, ठीक है, मौर्य युगीन सभ्यता के प्रमाण भी मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो इसमें अगर अपन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है अपना, उसमें चेक करते हैं तो नागपाट सेकंड भी गुज्जर प्रतिहार राजवंश से था, बिल्कुल। ठीक है, दूसरा और महेंद्रपाल फर्स्ट भी था, देवपाल भी था, लेकिन भरत भट्ट का संबंध बिल्कुल गुज्जर प्रतिहार से नहीं था। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार से बिल्कुल नहीं था, इनका संबंध तो सिसोदिया वंश से था। ये सिसोदिया वंश के स्टार्टिंग के जो शासक आए थे ना, उनमें से भरत भट्ट प्रथम थे, गुज्जर प्रतिहार वंश से नहीं थे। तो इसका इंग्लिश में भी देख लो, आप भी देख सकते हो, इंग्लिश के साइड में मैंने लिख रखा, अगर कोई जो स्टूडेंट्स है या कैंडिडेट्स है वो इंग्लिश का भी देख सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स डज नॉट बिलोंग्स टू द गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भरत भट्ट प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन है, एक तो राजकवि के लिए, लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, राज के ज्योतिष के लिए, और मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राज के ज्योतिष के लिए। किसके लिए किया जाता था भाई, राज के ज्योतिष के लिए किया जाता था। ठीक है, राज के ज्योतिष के लिए किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। तो इस 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, केसरी सिंह बारट। ठीक है, केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट, इनका संबंध शाहपुरा से है, इनका जन्म शाहपुरा में हुआ था। ठीक है, प्रताप सिंह बारट जो कि बरेली कांड में इनको जेल में बंद रखा गया था, इनको यातनाएं दी गई थी। ठीक है, सबसे कम उम्र थी उनकी। और जोरावर सिंह
जो कि उम्र भर ये पकड़ में नहीं आए थे, छद्मवेश में रहते थे जोरावर सिंह बारठ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1818-1817 की अधीनस्थ संधि में बातचीत की थी। यानी जो संधि करवाने वाले, जो मध्यस्थता करने वाले जो अंग्रेज थे वो कौन थे, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैटकॉफ। जो सभी रियासतें जो मध्यस्थता की बात करती संधि करने के लिए, जो वो अंग्रेज थे उनका नाम था चार्ल्स मैटकॉफ। ये सवाल कई बार आरएसएस ने भी पूछा है, आरपीएससी ने भी पूछा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आप इसको यही याद कर लो, ठीक है। 1817-18 की जो अधीनस्थ संधि हुई थी उसके अंदर जो रियासतों से बातचीत की थी वो कौन थी, चार्ल्स मैटकॉफ, चार्ल्स मैटकॉफ, चार्ल्स मैटकॉफ। आपको यही याद हो जाना चाहिए, यही याद आपको होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। देशी रियासत जो कि 25 मार्च को जो गठित हुआ था उसके अंदर कौन सी जो रियासत थी वो संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। तो सात का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उदयपुर नहीं थी, क्योंकि उदयपुर का तो जो एकीकरण में हुआ था वो तीसरे चरण में आया था, ये तो दूसरे चरण में ऑलरेडी नहीं था, समझ गए आप। तो बूंदी थी, प्रतापगढ़ भी था और शाहपुरा भी था, लेकिन उदयपुर का जो एकीकरण हुआ था जो राजस्थान के अंदर वो तीसरे चरण में होता है, या दूसरे चरण की बात की जा रही, क्योंकि 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण हुआ था, ठीक है। और फिर 18 अप्रैल 1948 को जो है तीसरा चरण हुआ, तब उदयपुर मिला था इसमें। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आपकी इजाज़त हो तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि त्याग भूमि के संपादक कौन है। त्याग भूमि क्या एक न्यूज़पेपर है, उसके संपादक कौन आपको बताना है। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, हरिभाऊ उपाध्याय। कौन है भाई, हरिभाऊ उपाध्याय। एक आंसर नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन नंबर 9। एक तरफ आपको सुमेलित करना है, एक तरफ आपको जिला दिया हुआ। एक तरफ क्या आपको सुमेलित करना है, एक तरफ आपको जिला दिया हुआ, ठीक है। तो देखो 2 नंबर ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है वो उससे 2 नंबर है। पहले मैं आपको सुमेलित करके बता देता हूँ, ठीक है। कामेश्वर महादेव का जो मंदिर है 1857 के सुगाली माता के पास में था, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये गुज्जर प्रतिहार कालीन है, मैंने कल के सेशन में आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है। इसके बाद देखो अब पीपलाज माता, ये पीपला माता नहीं पीपलाज माता, ये जोधपुर के अंदर हो जाएगा, क्लियर हो गया आपका, ठीक है। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर जो है अपना कहाँ हो जाएगा, ये बिल्कुल झालावाड़ के अंदर होगा। और नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है वो अलवर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक नीलकंठ देखो, एक नीलकंठ जालोर के अंदर भी है, एक नीलकंठ अलवर में भी है, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों में से एक ही देगा वो आपको, दोनों नहीं देगा। तो इसका से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, चित्तौड़गढ़ किले में निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है। ये आपको बताना है कि 4 मंदिर आपको दे दी गई, इसमें से कौन सा एक जैन मंदिर है वो आपको बताना है। तुलजा भवानी मंदिर, समदेश्वर मंदिर, सतविश मंदिर और कुंभश्याम मंदिर। तो देखो 10 का जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, सतविश देवरी मंदिर, ये जो है आपका जैन मंदिर है, ठीक है। ये कुंभस्वाम मंदिर है तो विष्णु को समर्पित है, जैन मंदिर हो ही नहीं सकता। सिमदेश्वर मंदिर ये महाराणा मोकल ने इसका जीर्णोद्वार करवाया था, ठीक है। तुलजा भवानी मंदिर बनवीर ने बनवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखो इस प्रकार के सवाल 2018 के आर एस प्री में पूछे गए थे, और आर एस प्री की वैकेंसी हाल ही में आपको पता है कि अनाउंस हो गई, लगभग 950 पद हैं या 900 के आसपास पद आने वाले हैं। फाइनल अभ्यर्थना भिजा दी गई है, लेकिन अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया। तो संभावना ये बनती है कि 800 प्लस तो कंफर्म आएंगे। जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं मैं कहता हूँ डेडिकेशन से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दे, और जिनका भी इंटरव्यू है वो भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे कि वो अगर इंटरव्यू इधर भी तैयारी करते रहे, इधर अपना इंटरव्यू की तैयारी भी करते, अगर उधर नहीं हो तो इस वैकेंसी में देखो सुनहरा अवसर है। राजस्थान में 8 से 9 से वैकेंसी आना यानी बहुत अच्छी वैकेंसी आना, ठीक है। वैकेंसी का जो अमाउंट है वो बहुत बढ़िया है, तो आप तैयारी कंटिन्यू करें। जो नए कैंडिडेट्स है वो भी तैयारी कर सकते हैं, इतना टफ पेपर नहीं बनता, आर एस प्री आसानी से क्लियर किया जा सकता है, बस मेंस आपको अच्छे से रीड करना होगा। आर एस प्री आपका क्लियर हो जाएगा, आर एस प्री में इतनी वो झंझट नहीं है, आप अगर अच्छे से आपने रीड किया ना तो एक बार क्लियर हो जाएगा उसमें। और आर एस प्री का आप मेरिट भी देख लो, क्या ज़्यादा नहीं रहती है, ठीक है। अब की बारी क्या रही थी भाई, अब की बारी 85-86 तो इसमें 2021 की मेरिट थी, ठीक है। और 2018 की मेरिट की बात करें तो 76, तो देख लो आपकी लगभग 40%, कभी कभी तो 40% के नीचे चली जाती है,
तो इसलिए ज़्यादा मेरिट नहीं रहती आरएस की। तो आरएस की मेरिट ज़्यादा नहीं रहती है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। आपका जो आरएस बनने का सपना मैं कहता हूँ लास्ट आप बन सकते हो, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट मान लो आपके लिए थोड़ा हार्ड होगा, कठिन रहेगा, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत सारे आरएस बने हैं। सेकंड अटेम्प्ट में आप अपने से पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ हो तो आरएस बन सकते हो, ठीक है। तो इतना टफ पेपर नहीं होता। जो तैयारी कर रहे हैं मैं कहता हूँ अच्छे से आप राजस्थान जी के करंट अफेयर इंडिया भी कर लिया ना आपने, तो मैथ्स रीजनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन में से आपको 80 से 90 क्वेश्चन सही करने होते हैं, बस आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। इतना टफ पेपर आता है जो बच्चों को टफ लगता है, लेकिन इतना टफ होता नहीं है। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, चित्तौड़गढ़ किले में निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मैंने बता दिया था, सतविश देवरी, ये क्वेश्चन हो गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है। तो 11 को आपको बताना कि कौन सा संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, जमुना दास भी है, बक्साराम भी है, नानक राम भी है, लेकिन जो नंदराम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में नंदराम भी है, लेकिन नानक राम का संबंध अलवर से नहीं है। नानक राम का जो संबंध है वो अलवर से नहीं है। नंदराम है, बक्साराम है और जमुना दास। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन जो कि अभी जिसका एग्ज़ाम है कल, जो एग्ज़ाम है EORO का जो एग्ज़ाम है, वो ज़रूर ये क्वेश्चन देख के जाए। ओल्ड पेपर उनके लिए बहुत ही अच्छे हैं और बेनिफिशियल साबित होंगे। एग्ज़ाम में आपको हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि EORO जो है RS के जो पोस्ट के समकक्ष ही है बिल्कुल। तो जो EORO का जिनका एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और मेरा पिछले पेपर ज़रूर देख लें आप, उन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, रेवेन्यू ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो एक तरह का RS ही है। उनकी जो पोस्ट होती है उतना ही पावर होता है उनका। तो अब वो जरूर देखें, वो वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 12वां, एक तरफ रचना देगी, एक तरफ आपको लेखक दिया गया है। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल बोल बारमली यादवेंद्र शर्मा की नहीं है। अभी बोल बारमली जो है यादवेंद्र शर्मा की, पागे जो है चंद्रप्रकाश देवल की है, कोडम दे मेघराज मुकुल की है, पग फेरो मणि मधुकर की है, ठीक है। बोल बारमली जो है यादवेंद्र शर्मा की नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गंवरी देवी जिस गायन से संबंध थी उसका है। तो गंवरी देवी का जो संबंध था वो आप सभी जानते हैं, गंवरी देवी का मांड गायन था। कौन सा भाई, उनकी जो गायन की जो शैली थी वो मांड थी। कौन सी थी, मांड थी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और हाल ही में बतुल बेगम को भी राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था नारी शक्ति के लिए। उनका संबंध भी मांड गायकी से। याद रखना ये सवाल बन सकता है, एक बार बन गया शायद, किसमें बना था, लैब असिस्टेंट वगैरह कोई एग्जाम में आया हुआ। नारी संत दयाबाई शिष्या थी संत चरणदास जी की, संत निम्बार्काचार्य की, संत रेदास की और संत रामचरण जी की। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 होगा, चरणदास जी की। संत दयाबाई जो शिष्या थी वो किन की शिष्या थी भाई, वो चरणदास जी की शिष्या थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, चरणदास बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इनका एक ग्रंथ भी है, कौन सा ग्रंथ है, दयाबोध ग्रंथ है, ठीक है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, तो वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ, उनका जो लगभग वो जो मिला हुआ है वो कौन सी भाषा में, मेवाती भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रास्य जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। यानी आपको बताना कि ग्रास्य जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। तो 15 का जो आपका ना राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 2 होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 लूर। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विजिदान देता के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16 का जो सही आंसर है, अपन देखते हैं, 2 कथन आपको दिए हुए हैं और कूट में से सही उत्तर का चयन करना। विजिदान देता राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनमें कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। दूसरा, विजयदान देता रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा, कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है, दोनों ही कथन सत्य है आपके। कथन ए भी सही है और कथन बी भी सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना आपको, ठीक है। अब देखो ये एक अपना जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल पूछ लिया कि यार, इसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ, वैसे बता के सीधा अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो अल्ब्रुस का जो संबंध है वो रूस से है, ठीक है। एक तरफ आपको चोटियां दी हुई है, एक तरफ आपको देश दिया हुआ है, शिखर वगैरह। अल्ब्रुस का जो संबंध है वो रूस से हो गया आपका। देखो अल्ब्रुस के रूस लिखा हुआ है, इसके पीछे भी रूस है। किलिमंजारो जो हो जाएगी आपकी तंजानिया, किलिमंजारो कहाँ चली जाएगी आपकी, तंजानिया में हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाओ आप, इसके बाद अगला देखते हैं अपन। माउंट कुक जो है ये न्यूजीलैंड में चली जाएगी अपनी, और मैकिनले जो है अपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में चली जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना 17 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। तो ये देखो इन्वायरमेंट का सवाल था, जो एक क्वेश्चन आ गया, तो इसको देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बीटा सूचकांक। कौन सा बीटा सूचकांक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, इसको भी एक बार देख ही लेते हैं अपन। कौन सा सम्मिलित नहीं, एक तरफ आपको औद्योगिक प्रदेश है, एक तरफ आपको देश दे देंगे, एक तो रूर और दक्षिणी न्यू इंग्लैंड, पोगाटी और कांटो मैदान, एक तरफ जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली और जापान है, ठीक है। तो 19 का अपन देखते हैं। 19 का जो सही आंसर रहने वाला बिल्कुल जो सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी न्यू इंग्लैंड का संबंध यूनाइटेड किंगडम से नहीं है। बाकी रूर जो है जर्मनी में, पोगाटी इटली में हो जाएगा आपका, कांटो मैदान जापान में हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एक तरफ सूची दे रखी है आपको और एक तरफ सुमेलित करना, सही उत्तर का चयन करना, फिर कूट भी दिया हुआ, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं, छोटा छोटा कर देता हूँ, आपकी विजुअलिटी आसान हो जाए और पढ़ने में भी थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 नहर, एक तरफ नहर है, एक तरफ किसको जोड़ती है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, देखो पहले बात करते हैं कील की। कील नहर जो है वो किसको, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये 3 से हो जाएगा, ठीक है। ये 3 से इसका मिलान कर दिया मैंने। नेक्स्ट अगले से अंदर सू जो है, सू जो है सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। सू जो है सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है, ठीक है। ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है दोनों झीलें, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील, ठीक है। नेक्स्ट पन्नामा जो है, पन्नामा जो है कील, कील कील का मैंने सॉरी गलत बता दिया। कील जो अपना है ना, एल्ब, जवार, नदमुख, ऐश्चर्य और बाल्टिक। कील का जो होगा 2 से होगा, कील का 2 से होगा, ठीक है। मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ, ठीक है, वापस से बता देता हूँ। देखो कोई भी तथ्य तो सही तथ्य तो गलत तथ्य नहीं दी, ये मेरी पॉलिसी रहती है, भले गलती होगी मैं आपको बता देता हूँ। तो 20 की बात करते, कील की बात करते तो एल्ब, ज्वार, नदमुख, ऐश्चर्य और बाल्टिक सागर, इसका जो 2 से मिलान होगा। सू का जो है 4 से मिलान, सुपीरियर झील ह्यूरन झील से हो जाएगा। और सी का है जो 1 से हो जाएगा। सी का जो किससे हो जाएगा, बिल्कुल अपन देखें तो ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर ये पन्नामा से हो गया। स्वेज नहर का अपना 1 से जुड़ जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सलहर होगा, ठीक है। गलीकोंडा भी है, सिकराम गट्टा भी है, मधुकोंडा भी है, लेकिन सलहर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एक तरफ कृषि का नाम है, एक तरफ राज्य है। स्थानांतरण जो कृषि होती है, जैसे राजस्थान में अपनी वालरा होती है, इसी तरह हर राज्य के अंदर जो स्थानांतरित कृषि होती है एक कौन से राज्य से संबंधित नहीं है। तो आपको सही सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखते हैं, पोंडो उड़ीसा से है, बिल्कुल सम्मिलित है, कोई दिक्कत नहीं है। पोंडो का संबंध उड़ीसा से है, जूम का संबंध असम से है, पोनम का केरल से है, लेकिन मासा का संबंध हिमाचल प्रदेश से नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ये 2013 की 2018 के अंदर जो संरक्षित कंजर्वेशन थे उनकी है। तो एक बार मैं इसका सीधा ही उत्तर बता देता हूँ, अभी आंकड़े चेंज हो गए, ठीक है। तो 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। भाई सामुदायिक रिजर्व के जो संबंध हो 46 हो जाएंगे आपके, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व जो है 76 हो जाएंगे आपके। राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो 103 नहीं 104 हो गया, और वन्य जीव अभ्यारण्य 544 से बढ़कर 552 हो गया।
तो ये आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल इसरो के सहयोग से बनाता है, क्या बनाता है ये आपको बताना है। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो GAS सौर सेल, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक तरफ आपको जिले दिए हुए, अपने राजस्थान का सवाल आ गया, एक तरफ जिले एक तरफ आपकी चोटियां हैं। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना, वो बिल्कुल अपन देखते हैं 25 का कौन सा सही आंसर होगा। देखो, जालोर के अंदर कौन से पर्वत है, तो आप सभी जानते हो जालोर के अंदर जो पर्वत है वो जारोला है जालोर में। बरवाड़ा है जो अपना जयपुर में हो जाएगा, रघुनाथगढ़ अलवर में हो जाएगा, सीकर में बानगढ़ हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो कमेंट में आप रघुनाथगढ़ की ऊंचाई बता भी, रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है और बरवाड़ा की ऊंचाई कितनी है और जारोला की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। बरवाड़ा की मैं आपको बता देता हूँ 786 है, रघुनाथगढ़ की 1055 है, जारोला और भानगढ़ की ऊंचाई आपको कमेंट में करके आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विद्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 मुकुंदरा पहाड़ी। ये मुकुंदरा पहाड़ी जो पड़ती है कोटा और झालावाड़ की सीमा पर, सबसे ज़्यादा जो एरिया आता है वो कोटा के अंदर आता है, ठीक है। तो विद्यन पर्वत की जो श्रेणी है वो मुकुंदरा की पहाड़ी में विस्तारित, मुकुंदरा की पहाड़ी जो पड़ती है हाड़ौती के मैदान में पड़ती है, ठीक है। डोरा पर्वत जो पड़ती है वो कहाँ पड़ती है, वो जालौर में पड़ती है। डोरा की जो ऊंचाई है 869, ठीक है। अलवर पर्वत, अलवर में गिरवा जो है, गिरवा पर्वत नहीं है, गिरवा जो है उदयपुर की जो पहाड़ियाँ हैं, तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ जो होती है उसे गिरवा के नाम से जाना जाता है। और गिरवा पर्वत अपन जो कहेंगे वो भी उदयपुर ही मान लो एक तरह का पर्वत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक तरफ आपको मुख्य सिंचाई परियोजना है, दूसरे उससे लाभान्वित जिले आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। एक तरफ आपको सिंचाई योजना दी गई है और एक तरफ आपको उनसे लाभान्वित जिले तो आपको सम्मिलित करना है 27 के अंदर। तो सिद्धमुख परियोजना का जो संबंध है वो बिल्कुल हनुमानगढ़ और चूरू से होगा भाई, ठीक है। सिद्धमुख परियोजना से जो लाभान्वित जिले है हनुमानगढ़ और चूरू हो गया, ठीक है। दूसरा नर्मदा परियोजना, नर्मदा परियोजना से जो लाभान्वित है वो बिल्कुल जालोर और बाड़मेर है, जालोर और बाड़मेर, ठीक है। इसकी कुल लंबाई जो 74 किलोमीटर कब से स्टार्ट हुई, 2008 से जालोर के सीलू ग्राम से हुई थी। इसमें जालोर की 2 तहसील है और बाड़मेर की 2 तहसील, जालोर की 1 तहसील है, ठीक है। इसके अलावा जवाई परियोजना की बात कर ले तो जवाई परियोजना का जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल जालोर पाली जोधपुर, जालोर पाली जोधपुर इससे लाभान्वित जिले हैं जवाई परियोजना से, ठीक है। जाखम बांध की बात करते हैं उदयपुर और प्रतापगढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़, ठीक है, उदयपुर और प्रतापगढ़ हो जाएगा इसका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो 28 का जो देखो सही आंसर अगर देखते हैं अपन, तो इसमें 2 कथन दिए हुए, 3 कथन है सॉरी। ए कुछ स्थानों पर संवहनीय धारा उत्पत्ति, ब अरावली पहाड़ियों की दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर, से अति तीव्रगाती पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो इसमें देखना है कि उत्तरदायी कौन से कारण है। तो नीचे आपको कूट दिया हुआ, 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो केवल ए वाला होगा, केवल ए, समझ गए आप, केवल ए वाला राइट आंसर होगा, यानी कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संगमरमर विकास संरक्षण नीति कौन सा सत्य है आपको बताना है, कौन सा सत्य है वो आपको बताना है। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल 4 नंबर होगा। ये सारे सत्य, संगमरमर विकास संरक्षण नियमावली 2002 में आई थी, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल सही। राजस्थान खनिज नीति 2015 में आई थी, राजस्थान खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016 में आई थी, राजस्थान अप्रदान खनिज रियायत नियमावली 2016 में मई 16 में संशोधित हुई थी। चारों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है अपना, उसमें देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, सीसा जस्ता वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट, ये जो है उसमें एकमात्र उत्पादक है। इसका जो सही अंतर हो जाएगा ए से दे, ऑप्शन नंबर 4 आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। सीसा जस्ता वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट, इसका राजस्थान राज्य 100% जो उत्पादन करता है वो राजस्थान राज्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2017-18 दिसंबर 2017 तक राजस्थान में कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाड़मेर और सांचौर बेसिन, बाड़मेर और सांचौर बेसिन, ठीक है। यह सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन हुआ था, क्योंकि बाड़मेर और सांचौर बेसिन में सबसे ज़्यादा रागेश्वरी, मंगला, कामेश्वरी, इस सबसे ज़्यादा कोई ये सबसे ज़्यादा कच्चा तेल का उत्पादन क्रूड ऑयल जो होता है वो यही होता है, ठीक है। इसी बेसिन में होता है ना, बाड़मेर और सांचौर बेसिन में। और बाड़मेर के 75 में रिफाइनरी भी बना दी गई और पेट्रोकेमिकल जोन भी वह स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत आपको बताना है वो क्या है, वो बताना है आपको, ठीक है। तो देखो इसमें पॉइंट भी दिया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत में नगरीय जो जनसंख्या वो 31.15% है, जबकि राजस्थान में 24.87% नगरीय जनसंख्या है। अगर इसी तरह आपको उल्टा पूछ लिया जाओ कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या भारत और राजस्थान में होगी, तो भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या, अब 100 में से आप 31.15 को माइनस कर लो वो ग्रामीण आ जाएगी, और राजस्थान में 24.87 को माइनस कर लो वो ग्रामीण आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है। तो 33 में देखो 4 उद्योग आपको दिए गए, जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और संगमरमर उद्योग, ठीक है। तो 33 का देखते हैं कौन सा सही होगा। तो कूट आपको दे दी गया, इसका जो सही आंसर है 33 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 होगा, ए बे दे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा भाई। जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग और संगमरमर उद्योग, ये जो है खनिज आधारित उद्योग है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो उद्योग ये खनिज आधारित नहीं है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए बे दे होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या से न्यूनतम है। क्वेश्चन को आप अच्छे से वापस से समझना, एक बार वापस से बोलता हूँ मैं, है ना। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या से न्यूनतम है, ये आपको बताना है, ठीक है। समझा आप क्वेश्चन को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बीकानेर और नागौर में बिल्कुल SC और ST बिल्कुल न्यूनतम जनसंख्या, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। पचबदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है। तो ये HPCL और राजस्थान सरकार, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। HPCL और राजस्थान सरकार। तो HPCL की जो इसमें संयुक्त साझेदारी होगी वो 74 होगी, जबकि राजस्थान सरकार की जो होगी वो 26 होगी, ठीक है। और इसका उद्घाटन जो है मोदी जी ने किया था 2018 में, पहले सोनिया गांधी कर चुकी थी, अब अभी जो हुआ था वो नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा किया था, ठीक है। और लगभग रिफाइनरी कंप्लीट हो गई है और अब से इसका उत्पादन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और इसके अंदर जो BS मानक 6 के जो वाहन है उसका जो है निकाला जाएगा BS मानक 6 से, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो अपना रहने वाला है क्वेश्चन, चलो आज के सेशन को अपन यही समाप्त करते हैं। इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं अगले सेशन में आपको करवा दूंगा, ठीक है। फिर क्लास लंबी हो जाएगी अपनी, है ना। तो आप मेरे सेशन को शेयर भी करें, अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट भी करें। आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा, ठीक है। तो आप सभी जिसने मेरा वीडियो देखा आप सभी का धन्यवाद है, जिसने नहीं देखा उसका भी धन्यवाद।